नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों की ये क्लास, जिसमें हमने आर्टिकल 16 तक पढ़ लिया था। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 12 भी हम पढ़ चुके थे। आज हम समानता के अधिकार में जो 14 से हमने शुरू किया था, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 इनके बारे में खास तौर से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अनुच्छेद 17 से। आर्टिकल 17 क्या कहता है उसके बारे में समझने से पहले एक बार थोड़ा सा आप रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि आपको पहले की क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आप समझ पाएं। आर्टिकल 14 में हमने बात की थी समानता के अधिकार का जो पहला आर्टिकल, जिसमें प्राकृतिक न्याय का वो जो थ्योरी वो निहित है, वो कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं होगा कोई भी व्यक्ति। राज्य किसी भी व्यक्ति को और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण उससे वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से ली, विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिकी संविधान से लिया। विधि के समक्ष समता का मतलब सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, समान है, विधि के अधीन है, विधि उनसे ऊपर है, और विधि के समक्ष सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, समान है। किसी भी व्यक्ति में किसी भी आधार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। इसका मतलब सभी व्यक्तियों के अधिकार एक जैसे होंगे, किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं होंगे। विधि का समान संरक्षण का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। आर्टिकल 15 में 5 आधारों पर भेदभाव न करने की बात की गई। भेदभाव निषेधित करता है आर्टिकल 15(1), और 15(1) कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 5 आधारों पर भेदभाव न करने की बात की गई। आर्टिकल 15(2) में बात की गई 5 आधारों पर भेद, कोई नागरिक 5 आधारों पर कुछ स्थानों में प्रवेश करने से और कुछ स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। वो हमने बात पढ़ी थी आर्टिकल 15(2) की। आर्टिकल 15(3) में कहा गया महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। आर्टिकल 15(4) वो जो पहले संविधान संशोधन से जुड़ा, उसमें कहा गया कि SC और ST के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(5) में SC और ST के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान की बात SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए ये बात की गई आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 15(6) जो 103 में संविधान संशोधन से जुड़ा, आर्टिकल 15(5) 93 में संविधान संशोधन से जुड़ता है, और जो आर्टिकल 15(6) जुड़ता है उसमें EWS की बात की गई शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन और नियुक्तियों में अवसर की समता। आर्टिकल 15(16)(1) कहता है कि राज्य के अधीन जो भी नियोजन है और जो भी नियुक्तियां हैं उन पर क्या होगा, उनके संबंध में सभी व्यक्ति हैं उनको अवसर की समता प्राप्त होगी। आर्टिकल 16(2) वो कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, फिर उसके बाद में उद्भव, फिर उसके बाद में निवास, जन्म स्थान, और उसके बाद में निवास, ये जो 7 आधार बताए गए। जहां आर्टिकल 15(1) में 5 आधार थे, आर्टिकल 16(2) में 7 आधारों पर भेदभाव न करने की बात की गई कि इनसे राज्य के अधीन जो भी पद हैं और जो भी नियुक्तियां होंगी, इंप्लीमेंट हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) उसमें निवास के आधार पर प्राथमिकता देने की शक्ति वो संसद को दी गई। आर्टिकल 16(4) में आरक्षण की बात की गई, जिसकी हमने लंबी परिचर्चा कर ली थी। 16(4) में आरक्षण के 2 मुद्दे बताए गए, एक तो वो वर्ग पिछड़ा हो, दूसरा उसका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। आर्टिकल 16(5) जो ये कहता है कि धर्म के आधार पर यदि किसी पद की डिमांड ऐसी है कि धर्म के आधार पर नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, तो वहां पर यदि धर्म के आधार पर नियुक्ति की गई तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। आर्टिकल 16(6) 103 में संविधान संशोधन से जुड़ता है 2018 में, और उसमें कहा गया EWS के लिए आरक्षण की बात है नौकरियों में। इस तरीके से आर्टिकल 16 तक हम पढ़ चुके थे। आर्टिकल 17 की बात वो हम अब करते हैं। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता निषेध या अस्पृश्यता का अंत, ये आप कह सकते हैं। आर्टिकल 17 की भाषा क्या है? आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का व्यवहार अस्पृश्यता का व्यवहार या अस्पृश्यता का आचरण कह दीजिए, चाहे शब्द चूंकि थोड़ी सी तकनीकी भाषा है। अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध।
दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल 17 ये कहता है। पहली बात तो ये कि अस्पृश्यता हम कहते किसे हैं, क्या होती है अस्पृश्यता? अस्पृश्यता का मतलब यह है कि जो भारतीय समाज में वर्षों से बल्कि सदियों से एक कुरीति हमारे यहाँ पे भारतीय समाज में उत्पन्न हो चुकी थी कि जहाँ पे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव इतना बड़े स्तर पे व्याप्त हुआ कि एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार और आचरण किया जाता, उस आचरण में किसी जाति विशेष के लोगों को बहुत निम्न मान लेना, नीचा मान लेना, उन्हें अछूत मान लेना कि यदि उन लोगों ने किसी व्यक्ति को छू लिया तो वो व्यक्ति अछूत हो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा, या उसने किसी वस्तु को छू लिया तो वो वस्तु भी अपवित्र हो जाएगी। उनके द्वारा छुई गई वस्तु को एक तरीके से अपवित्र मान लेना, तो किसी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा और एक तरीके से ये समझिए कि दंश क्या होगा, इससे ज्यादा बड़ा अपमान क्या होगा कि उस व्यक्ति को इतना ज्यादा नीचा माना जाए कि वो उस व्यक्ति ने यदि किसी वस्तु को या व्यक्ति को छू लिया तो वो अछूत हो जाती है। तो ये जो एक हमारे भारतीय समाज में वो जो एक गलत तरीके की रीति रिवाज थे, गलत तरीके की परंपराएं थी, उसकी वजह से अस्पृश्यता हमारे समाज में बहुत गहरे रूप में व्याप्त थी कि जहां पे वर्ग विशेष के लोगों को अछूत माना गया। इस कुरीति को, इस असमानता को, इस सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ी असमानता थी। इस असमानता को संविधान निर्माता बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि बगैर कानून का सहारा लिए, बगैर संविधान का सहारा लिए इस परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सकता। और वो क्यों नहीं किया जा सकता? वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि हम केवल नैतिकता के बेस पे, अगर हम केवल कानून में न लिखें और हम ये सोचें कि चलिए हम भारतीय समाज में हमें समानता के साथ रहना चाहिए, हम समानता के साथ रहने की कोशिश करेंगे, केवल इन बातों से इस असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असमानता भारतीय समाज के एक तरीके से बहुत गहरे रूप में वो कर चुकी थी, बहुत गहरे रूप तक ये एक तरीके से जड़ जमा चुकी थी। और इसे समाप्त करने के लिए कानून का सहारा लिया जाना बहुत जरूरी था। और खासतौर से भीमराव अंबेडकर इस बारे में पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय थे कि ऐसे प्रावधान वो संविधान में शामिल होने ही चाहिए जिनसे कि प्रत्येक व्यक्ति को हम समानता के लेवल पे, समानता के स्तर पे दर्जा दे सके। इसलिए आर्टिकल 17 में इस अस्पृश्यता का निषेधित किया गया, उसका अंत किया गया और कहा गया कि अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अब एक दूसरी बात और यहाँ पे आर्टिकल 17 के संबंध में समझिए कि चलिए ये लिख दिया गया अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा, एक लाइन लिख दी गई, तो क्या इससे अस्पृश्यता का आचरण समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि आर्टिकल 17 ये तो कहता है कि अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा, लेकिन ये नहीं कहता कि अस्पृश्यता असल में होती क्या है। आप व्यक्ति के कौन कौन से व्यवहार को अस्पृश्यता के दायरे में लाएंगे? मतलब आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की को परिभाषित नहीं किया गया कि किसी भी व्यक्ति का ये आचरण अस्पृश्यता के दायरे में है, ये व्यवहार अस्पृश्यता के दायरे में है, यदि वो ऐसा करेगा तो अस्पृश्यता माना जाएगा। इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, और चूंकि ये परिभाषित नहीं किया गया तो ये स्वतः लागू हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम किस बेस पे हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये दावा करें कि ये अस्पृश्यता का आचरण कर रहा है? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि पहले तो ये तो बताएं कि अस्पृश्यता कहते किसे हैं, और जो मैं कर रहा हूं वो अस्पृश्यता ये कहां लिखा है, ये किस बेस पे हम दावा कर सकते हैं? पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि अस्पृश्यता को ना तो परिभाषित किया गया, दूसरी बात ये कि ये कह तो दिया गया कि ये दंडनीय अपराध होगा, लेकिन दंडनीय अपराध होगा मतलब ऐसा अपराध जिसको दंडित किया जाए, लेकिन उसके लिए दंड क्या होगा इसका कहीं कोई निर्धारण नहीं था, इसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं था। और चूंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए आर्टिकल 17 के संबंध में यह सीधी सी बात है कि आर्टिकल 17 स्वतः लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें ना तो अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया और ना ही उसके लिए दंड का प्रावधान वो कोई निर्धारित किया गया। इसलिए आप जानते हैं एक आर्टिकल और है हमारे संविधान में, मूल अधिकारों में ही हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 35। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि भाग 3 के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, किसी भी प्रकार के उन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, उनको प्रभावी करने के लिए, उनको एक तरीके से प्रभाव में लाने के लिए उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में नहीं था। संसद विधि बनाकर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों को
वो लागू कर सकती है, किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है। कानून बनाने की शक्ति वो संसद को दी गई। तो अब आर्टिकल 17 के बारे में, कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति है आर्टिकल 35 के तहत, और संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत कानून बनाए और कानून बनाकर अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित भी किया और उसके लिए दंड का निर्धारण भी किया। तो देखिए इसके लिए किया क्या गया। आर्टिकल 35 के तहत संसद ने एक कानून बनाया 1955 में, और उस कानून का नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। और उसमें इसको निर्धारित किया गया कि अस्पृश्यता का ऐसा आचरण वो दंडनीय अपराध होगा। फिर इसी कानून में फिर संशोधन किया 1976 में, और उस कानून का नया नाम रखा, और उसका नाम रखा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसी कानून का नाम चेंज किया गया, थोड़े प्रावधान थोड़े और जोड़े गए, संशोधन किए गए, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 अस्तित्व में आया। लेकिन इन कानूनों के माध्यम से भी भारतीय समाज से एक तरीके से अस्पृश्यता को दूर किया जाना संभव नहीं था, इस दिशा में काम नहीं हो रहा था। तो फिर किया क्या गया, एक और कानून बनाया 1989 में, एक कठोर कानून बनाया गया और उसका नाम रखा गया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये एक्ट बनाया 1989 में वीपी सिंह सरकार ने, और ये इसे वैसे एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है एट्रोसिटी एक्ट कहा जाता है। इस प्रावधान के द्वारा कर क्या दिया गया कि अस्पृश्यता के व्यवहार को और ज्यादा परिभाषित करते हुए इसका दायरा व्यापक किया गया, और इसके लिए जो दंड का निर्धारण किया गया वो थोड़ा सा और ज्यादा कठोर किया गया, ताकि अस्पृश्यता को समूल तरीके से पूरे समाज से वो समाप्त किया जा सके और समाज में समानता के स्तर को और ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वो लागू किया जाता है। 2015 में फिर इसी एक्ट में एक और संशोधन किया जाता है। इसी एक्ट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार कोष्टक में संशोधन, अत्याचार निवारण कोष्टक में संशोधन अधिनियम 1989, ये 2015 में इसमें फिर से संशोधन किया गया है। एक और संशोधन, नया एक्ट एक तरीके से आ गया। तो ये एक्ट तो प्रभावी है ही है, साथ में उसमें कुछ और संशोधन करके और वो एक्ट लागू किया गया है। इस तरीके से ये आर्टिकल 17 के संबंध में कुछ एक्ट्स वो लाए गए और आर्टिकल 17 को प्रभावी बनाया गया। तो आप आर्टिकल 17 लिखें, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 सबसे पहले आप अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध ये लिखें। अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17। फिर लिखें इसकी भाषा क्या है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा। लिखें आगे, लिखें इसमें अनुच्छेद 17 में
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। दंडनीय अपराध घोषित किया गया। दंडनीय अपराध घोषित किया गया। लेकिन अनुच्छेद 17 में ना तो अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित किया गया है, ना तो अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित किया गया है, अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित किया गया है, और ना ही इस हेतु दंड का निर्धारण किया गया है। इस हेतु दंड का निर्धारण किया गया है। दंड का निर्धारण किया गया है। अतः अनुच्छेद 17 स्वतः लागू नहीं हो सकता। अतः अनुच्छेद 17 स्वतः लागू नहीं हो सकता। स्वतः लागू नहीं हो सकता। फिर लिखें अगली पंक्ति में। अगली पंक्ति में एक बात लिखें, अनुच्छेद 35 के अनुसार, अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान कर उन्हें लागू कर सकती है। प्रावधान कर उन्हें लागू कर सकती है। लागू कर सकती है। लिखें अगली पंक्ति में, अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए, अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अब तक इस संबंध में निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। इस संबंध में अब तक निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। और आप लिख लीजिए 1 नंबर लगा के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, 2 नंबर लगा के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 और 3 नंबर लगा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कोष्टक में आप लिख लीजिए इसमें एट्रोसिटी एक्ट, ताकि आपको शॉर्ट नाम थोड़ा सा इसका याद रह जाए। ठीक है, ये लिख लीजिए। और 4 नंबर पे एक और लिख लीजिए, वो आप लिखें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण। आगे लिख लेना, यहां तक सेम लिखे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। ये एक एक्ट और बनाया है अभी, इसी में थोड़ा सा चेंज किया है।
तो ये 4 एक्ट्स अब तक आए हैं, ठीक है। देखिए एक बात थोड़ी सी जो इस एक्ट के बारे में है, जिसमें इसको थोड़ा कठोर बनाया गया, वो एक बात थोड़ी सी आप समझ लेंगे तो इस एक्ट की थोड़ी सी बात को ज्यादा डीपली आप समझ पाएंगे। देखिए इस एक्ट में क्या किया गया कि अस्पृश्यता के आचरण को और ज्यादा विस्तृत किया गया परिभाषित करते हुए, और इसके लिए जो सजा के प्रावधान थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए। सुनवाई के प्रावधानों में चेंजेस किया गया कि ऐसे मामले आएंगे तो न्यायालय किस तरीके से कैसे क्या करेगा। तो यहां देखें आप 2 प्रकार के मामले समझिए। एक प्रकार के मामले ऐसे जो सामान्य मामले हैं, और दूसरे प्रकार के मामले ऐसे जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत है। 1989 वाला एट्रोसिटी एक्ट है ना, उसके तहत है। दोनों में किस प्रकार से न्यायपालिका की कार्य करने की शैली कैसी है, दोनों में समझिए आप। मान लीजिए कोई मामला, सामान्य मामला कोर्ट में आया, ठीक है। कोर्ट में जब ये मामला आया तो लाने वाला व्यक्ति है वो वादी है, जो पीड़ित कह सकते हैं हम, जो कहता है कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, उसको हम वादी कहते हैं। और जिसके ऊपर आरोप लगे होते हैं वो कहलाता है प्रतिवादी, कि प्रतिवादी ने मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ गलत किया है। तो ये वादी है वो मामले को कोर्ट में लेके आता है और वो कहता है कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध वो उस मामले को लेके आता है। सामान्य मामलों की स्थिति यह है कि ये कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मतलब अपराध हुआ है, मेरे खिलाफ अपराध किया और अपराध इसने किया। सामान्य मामलों में कोर्ट की शैली काम करने की ये रहती है, कोर्ट की सामान्य मान्यता ये रहती है, वो सामान्य मान्यता यह है कि अपराध नहीं हुआ है। कोर्ट ये मान के चलता है पहले से ही कि अपराध नहीं हुआ, उसकी पूर्व मान्यता ये होती है, जिसको हम आप प्रिजम्पशन कह सकते हैं। वो प्रिजम्पशन कोर्ट का ये रहता है कि अपराध नहीं हुआ है। और चूंकि कोर्ट ने ये माना कि अपराध नहीं हुआ है, इसलिए ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? चूंकि ये कोर्ट ने ये मान लिया कि अपराध नहीं हुआ है, इसलिए ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि अपराध हुआ है? ये वादी इस बारे में गवाह पेश करेगा, ये सबूत इकट्ठे करेगा, ये सबूत पेश करेगा कोर्ट में और कहेगा कि देखिए ये एक सबूत इस आधार पे कह सकते हैं कि अपराध हुआ है, ये दूसरा सबूत इस आधार पे साबित होता है कि अपराध हुआ है। तो ये साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वो कोर्ट के अंदर ये सबूत पेश कर करके और अपने पक्ष में दलील देगा कि अपराध हुआ है, और उन दलीलों के आधार पे, उन सबूतों के आधार पे, उन गवाहों के आधार पे कोर्ट इस बात अपने उस प्रिजम्पशन को बदल के उस बात को मानता है कि हाँ अपराध हुआ है। यदि उसे लगता है कि ऐसे सबूत और ऐसे गवाह वो ठीक हैं, इस अपराध को साबित करने के लिए एक तरीके से वो सक्षम है, उनसे वो ठीक है, उनसे ये अपराध साबित हो रहा है, तो ये मान लेता है फिर वो, ठीक है। तो इसके लिए वादी को पेश करने पड़ेंगे जो भी गवाह या सबूत पेश करने हैं। एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है, अच्छा यहां पे यदि ये साबित नहीं कर पाया, यदि ये पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाया, तो आपने सुना ना, कहा जाता है कि अब सबूतों के अभाव में उसको बरी किया जाता है। तो सबूतों के अभाव में का मतलब ये पर्याप्त रूप से अपने सबूत पेश नहीं कर सका, तो वो कोर्ट चूंकि पहले ही मान चुका है कि अपराध नहीं हुआ है, तो मान लेता अपराध नहीं हुआ है। चलिए, एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए किसी मामले में वादी ने दायर की याचिका और कहा कि मेरे विरुद्ध ये अपराध हुआ है, मैं पीड़ित हूं, और अपराध किया किसने है? ये इस प्रतिवादी ने किया है। और एट्रोसिटी एक्ट में आप जानते हैं अस्पृश्यता का आचरण किया है और मेरे विरुद्ध ये अस्पृश्यता का आचरण किया गया। अब कोर्ट जो पहले ये मान रहा था कि अपराध नहीं हुआ है, उसकी प्रिजम्पशन ये थी। अब इस एट्रोसिटी एक्ट में कोर्ट ये मान के चलता है पहले से कि अपराध हुआ है, क्योंकि वादी इस मामले को लेके आया है, मामले को लेके तो वादी आया है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट में कोर्ट की प्रिजम्पशन बदल जाती है, वो ये मान के चलता है कि अपराध हुआ है, और चूंकि वो मान के चलता है कि अपराध हुआ है, इसलिए यह साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि अपराध नहीं हुआ है?
कोर्ट ने तो पहले से मान लिया। अगर कोई भी कार्यवाही आगे सबूत पेश करने की या जो भी है, अब अगर इस बारे में जो भी गवाह पेश करने हैं, सबूत पेश करने हैं, वो इसको तो करने नहीं है, वो प्रतिवादी को करना पड़ेगा। उसे इस बात के सबूत पेश करने पड़ेंगे कि अपराध नहीं हुआ है। वो सबूत पेश करता रहेगा, जितने भी सबूत जो भी उसके लिए आवश्यक है वो सबूत पेश करेगा और कहेगा कि अपराध नहीं हुआ है। अब इसका मतलब सीधा सा यह है कि वादी ने तो केवल एक तरीके से कोर्ट में मामले को लेके गया, इसके बाद में उसका मामला, उसका काम खत्म। अब सारी जिम्मेदारी प्रतिवादी की है इसको साबित करने की, और यदि ये साबित नहीं कर पाया कि ये अपराध नहीं हुआ है, तो चूंकि कोर्ट ने पहले से मान लिया था कि अपराध हुआ है, तो ये दोषी माना जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात इसमें यह भी है कि इस मामले में यदि इस बात को लेके गया वो कोर्ट में, तो यदि मामला उठा तो इसमें गैर जमानती वारंट जारी होता है, इसकी जमानत नहीं होती है। इसे गिरफ्तार किया था और जमानत नहीं होती, गैर जमानती है अपराध, तो जमानत भी नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि इसको बहुत ज्यादा कठोर कर दिया गया, ये कानून बहुत ज्यादा कठोर हो गया, और कठोर होने की वजह से बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पे एक तरीके से इस एक्ट का दुरुपयोग भी किया गया, और जिस आधार पे बहुत सारी आलोचनाएं भी इस एक्ट की होती है। पीछे भी कुछ समय पहले इस बारे में बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई और कहा गया है कि ये इस एक्ट में एक तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, या मामले तो किसी और प्रकार के हैं, और इस एक्ट के तहत अस्पृश्यता के आचरण के मामले को लेकर और दूसरे प्रकार की जो भी झगड़े हैं उनको इस तरीके से उनका बदला लिया जा रहा है, या फिर गलत तरीके से उन्हें पेश किया जा रहा है। ये कई तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन जो भी है ये माना गया कि ऐसे इस एक्ट से एक तरीके से अस्पृश्यता के आचरण को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समाज से समाप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक्ट था। आप शायद इस बारे में थोड़ा सा और समझ पाए होंगे। देखिए आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 को समझिए आप। आर्टिकल 18 कहता है उपाधि निषेध, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है ये, इस बारे में वो समझिए। आर्टिकल 18 में 4 क्लोज हैं। पहला क्लोज, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज और चौथा क्लोज। आर्टिकल 18 का पहला क्लोज क्या कहता है, पहले तो आप ये समझिए, जो इसका एक तरीके से मूल है, जो इसका मुख्य बिंदु है। आर्टिकल 18 कहता है कि शिक्षा और सेना के अतिरिक्त, शिक्षा और सेना के अतिरिक्त राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह कहता है आर्टिकल 18(1). तो इसमें कुछ 2-3 बिंदु हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो उपाधि प्रदान कौन नहीं करेगा, राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा का सीधा सा मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी, ये उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब एक और भी है कि जो राज्य के दायरे में नहीं आता वो उपाधि प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब प्राइवेट संस्थाएं जो भी हैं, जो राज्य के दायरे में नहीं है, वो उपाधियां प्रदान कर सकती हैं। उनके द्वारा उपाधि दिए जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें यह है कि उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी तो उपाधि, इसका मतलब 2 प्रकार की उपाधियां दी जा सकती है 2 क्षेत्र में, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा सेना के क्षेत्र में। इन 2 क्षेत्रों में तो उपाधियां दी जा सकती है, इन 2 के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती। तो उपाधियां इन 2 क्षेत्रों में क्यों दी गई अनुमति, यह माना गया है कि देखिए सेना में तो अनुशासन के लिए जरूरी है कि पद की ऊपर से नीचे तक की हम इस तरीके की एक क्रम सेट करें कि अनुशासन उससे बना रहे और हम उन्हें उपाधियां दें। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ना, मेजर की उपाधि है, जनरल की उपाधि है, लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है,
कर्नल है, कैप्टन है, या निचली रैंक में आप सूबेदार मान लीजिए, हवलदार मान लीजिए, लेंस नायक मान लीजिए, नायक मान लीजिए, सिपाही मान लीजिए। तो ये जितनी भी ये सारी है रैंक, वो सारी की सारी उपाधियां, वो उपाधियां सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है, या शिक्षा के क्षेत्र में भी दी जा सकती है। जैसे डिग्री देते ही हैं उपाधि, और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए डॉक्टरेट की उपाधि है, जैसे मान लीजिए और कई प्रकार की उपाधियां हैं, वो उपाधियां दी जा सकती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए पीजी की उपाधि है, यूजी में स्नातक की उपाधि है, स्नातकोत्तर की उपाधियां हैं, कई प्रकार की और उपाधियां हैं, वो दी जा सकती है। एमफिल करते हैं, डीलिट करते हैं, वो सारी कई प्रकार की उपाधियां हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज्य इन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दे सकता है, लेकिन इन 2 के अलावा राज्य अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18(1) कहता है। लेकिन हम पहले आर्टिकल 18(1) से लेकर 4 तक की सारी बात लिखेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा सा दूसरी बातें वो लिखेंगे। 18(2) क्या कहता है? 18(2) ये कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो ये बात जो 18(2) की कही गई, वो केवल किसके लिए कही गई? कि नागरिक के लिए। जो भारत का नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। फिर 18(3) और 18(3) कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति, मतलब ये प्रावधान तो केवल नागरिक पे लागू है, दूसरे वाला, और तीसरे वाला केवल विदेशी लोगों पे लागू है। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर, जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, ये अगर पूरी भाषा वैसे ही लिखें तो वो ठीक है, जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और चौथी बात जो कही गई, वो कही गई कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, भेंट का मतलब प्रेजेंट, उपलब्धि अथवा पद प्राप्त नहीं करेगा। यहां ध्यान देने की बात यह है
कि आर्टिकल 18(2) केवल जहां नागरिकों के लिए लागू होता है, 18(3) केवल विदेशी लोगों के लिए लागू होता है, वहीं 18(4) नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए लागू होता है। ध्यान से समझना, 18(2) में केवल नागरिक के लिए कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक जो है वो किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लेगा। 18(3) कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अपनी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है। और चौथा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी है चाहे वो भारत का है, नागरिक है, वो यदि किसी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से ना तो कोई भेंट, ना किसी प्रकार की कोई उपलब्धि और ना ही किसी प्रकार का कोई पद प्राप्त कर सकता है। तो 18(3) जहां उपाधि का निषेध करता है, 18(4) भेंट, उपलब्धि और पद, उसके बारे में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना निषेध करता है एक तरीके से। तो ये 18(1), 2, 3, 4। तो आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, ऐसे कैसे इसको उतार लीजिए। अनुच्छेद 18 लिखे उपाधियों का अंत, वीडियो पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अठारह 1 लिखें, 18(2) लिखें, 18(3) लिखें और 18(4) लिखें। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए आप पहले। चलिए मैं बोल देता हूं अब आगे। वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने। अब देखिए 18(1) में हमने चर्चा कर ली कि राज्य के अलावा जो राज्य नहीं है वो उपाधि प्रदान कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। और शिक्षा और सेना के क्षेत्र में तो राज्य भी कर सकता है, पहली बात। फिर कोई नागरिक है वो विदेशों से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, विदेशी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति है जो राज्य के अधीन पद, किसी लाभ के पद पर है, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों से कोई भेंट, उपलब्धि या किसी प्रकार के पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें थोड़ी सी समझ लीजिए आप, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ऐसा क्यों किया गया, उपाधियों का अंत करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत कुछ ये पड़ी कि हमारे यहाँ समानता को जो अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच दिया गया, तो ये माना गया कि किसी भी समाज में समानता को यदि बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अधिकार तो कम से कम दें कि जहां पे कोई भी प्रत्येक व्यक्ति एक बराबर का दर्जा रखे। यदि हमने समाज में किसी एक व्यक्ति को हमने उपाधियों से नवाजा, उपाधियां उसे प्रदान की, तो दूसरा जो व्यक्ति है, उसके आसपास के जो दूसरे व्यक्ति हैं समाज के, वो अपने आप किसी एक अलग तरीके की कुंठा में, अलग तरीके की हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। और वो जो उपाधि प्राप्त व्यक्ति है वो अपने आप को दूसरों से विशेष मानने लगेगा, जो कि समाज में समानता के उस आदर्श के विरुद्ध ये बात होगी, जो ठीक नहीं है उस समाज के लिए। इसलिए जरूरी यह है कि हम ऐसी समस्त प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दें जो ऐसी असमानता का कारक बने, ऐसी असमानता का कारण बने, ऐसी असमानताओं को उत्पन्न करें। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए कि अगर हम आजादी से पहले के भारत की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी तरीके की उपाधियां वगैरह दी जाती थी, जैसे महाराजा की उपाधि, महाराजाधिराज, युवराज, या फिर दीवान की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राज बहादुर की उपाधि। ये बहुत सारी कई प्रकार की जो ये उपाधियां वो दी जाती रही भारत में। महाराजाधिराज, ये कई प्रकार की जो उपाधियां दी जाती रही। सर की उपाधि, जैसे ब्रिटेन में तो अभी भी उपाधियां दी जाती है, ड्यूक की उपाधि है, सर की उपाधि है। ये जो उपाधियां जो दी जाती हैं उससे क्या होता है कि समाज में वो जो असमानता वो थोड़ी सी उत्पन्न होती है। ये माना गया है कि ऐसी उपाधियों को जो हम समाप्त ही कर देंगे, ऐसी किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी जिससे समाज में लोगों के बीच असमानता कायम हो। तो इसलिए ये प्रावधान आर्टिकल 18 का जोड़ा गया और ऐसा किया गया। शिक्षा और सेना को इससे दूर रखा गया। चलिए, आर्टिकल 18 के तहत ऐसा कर दिया गया, लेकिन हुआ क्या कि 1954 में हमारे यहां नागरिक सम्मान शुरू किए जाते हैं। आप जानते होंगे, एक तो किया गया भारत रत्न, नागरिक पुरस्कार शुरू किए गए, और 3 तरीके के
पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पुरस्कार शुरू किए जाते हैं 1954 में, ये आप जानते हैं। अब जैसे ये पुरस्कार शुरू किए गए तभी से आलोचकों ने इसे आर्टिकल 18 का उल्लंघन बात बताया कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ऐसे पुरस्कारों को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार चलते रहे। 1977 में हमारे यहाँ जनता पार्टी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई वो बनते हैं प्रधानमंत्री। और जब जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, इन पुरस्कारों को आर्टिकल 18 का उल्लंघन मानते हुए इनका जो वितरण वो क्या कर दिया, बंद कर दिया कि अब ऐसे जो नागरिक सम्मान है वो नहीं दिए जाएंगे, न भारत रत्न दिया जाएगा, न पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो चलिए ये पुरस्कार समाप्त कर दिए गए। लेकिन 1980 में जब वापस कांग्रेस सत्ता में आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने इन पुरस्कारों को वापस शुरू कर दिया, कहा कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन ये विवाद का विषय तो रहा, और बाद में जब ये मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट में फिर एक वाद आता है, बहुत फेमस वाद है, नाम याद रखें आप उसका, बालाजी राघवन वाद। बालाजी राघवन वाद 1996। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 18 को परिभाषित करते हुए कि देखिए आर्टिकल 18 क्या करता है, वो कहता है कि टाइटल वो बैन होंगे, टाइटल नहीं दिए जा सकते। टाइटल दिए जा सकते हैं केवल 2 क्षेत्रों में, शिक्षा और सेना, बाकी टाइटल नहीं दिए जा सकते, उपाधि निषेध। तो इसने कहा कि ये जो पुरस्कार हैं ये वो असल में आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइटल है ही नहीं, ये पुरस्कार टाइटल नहीं है, ये तो क्या है, ये सारे तो अवार्ड है, पुरस्कार है। और चूंकि टाइटल में और अवार्ड में फर्क होता है, टाइटल उपाधि होती है, अवार्ड पुरस्कार होते हैं, ये उपाधि नहीं है बल्कि पुरस्कार है, इसलिए ये सारे के सारे वैध हैं, ये दिए जा सकते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखनी है कि इन पुरस्कारों को टाइटल के रूप में यूज नहीं करना, नाम के साथ इनका यूज नहीं करना है। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनको भी भारत रत्न मिला उनसे पहले हम भारत रत्न शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, भारत रत्न भीमसेन जोशी, हम जो ये यूज कर लेते हैं, ये असल में कोर्ट ने कहा कि ऐसा किया जाना गलत है, क्योंकि इनका नाम टाइटल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको गलत बताया। हालांकि एक बात और भी यह है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 18 के तहत यदि कोई व्यक्ति उन टाइटल्स का यूज नाम के साथ करता भी है या किसी व्यक्ति के नाम के साथ ऐसा किया जाता है, तो उसे अपराध घोषित किया ही नहीं गया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए संसद कानून बनाएगा तभी तो अपराध होगा, और संसद कानून बना के लिए उसके दंड निर्धारित करे तब ऐसा होगा। लेकिन संसद ने आज तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई आर्टिकल 35 के तहत कि जिसके तहत आर्टिकल 18 का उल्लंघन यदि हुआ, यदि किसी ने उपाधि ग्रहण की, तो उसको सजा दी जा सके, और क्या क्या सजा दी जा सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए ये एक तरीके से इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो लिखिए आप, अनुच्छेद 18 आपने लिख लिया, आगे आप लिखें थोड़ा सा, इसकी व्याख्या के रूप में हम थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। लिखें, एक लाइन छोड़ें, उसके बाद लिखें। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन केवल उन उपाधियों को समाप्त किया गया है, केवल उन उपाधियों को निषेधित किया गया है, केवल उन उपाधियों को निषेधित किया गया है जो कि राज्य द्वारा दी जाती है, जो कि राज्य द्वारा दी जाए। अर्थात किसी निजी संस्था द्वारा उपाधियां प्रदान की जा सकती है।
अर्थात किसी निजी संस्था द्वारा उपाधियां प्रदान की जा सकती है, किसी निजी संस्था द्वारा उपाधियां प्रदान की जा सकती है। फिर लिखे अगली पंक्ति में, राज्य द्वारा भी शिक्षा तथा सेना इन दो क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। राज्य द्वारा भी शिक्षा और सेना इन दो क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। इन दो क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें भारत सरकार ने 1954 में नागरिक सम्मान भारत सरकार ने 1954 में नागरिक सम्मान, कोष्टक में लिख लें भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार, इन तीनों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पद्म पुरस्कार लिख लें, भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार का वितरण शुरू किया, का वितरण शुरू किया, जिसे आलोचकों ने अनुच्छेद 18 का उल्लंघन बताते हुए, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया, इसका विरोध किया। लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इनका वितरण बंद कर दिया। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इनका वितरण बंद कर दिया, इनका वितरण बंद कर दिया। फिर लिखे अगली पंक्ति में, 1980 में कांग्रेस सरकार ने इनका वितरण पुनः शुरू कर दिया, इन्हें पुनः शुरू कर दिया। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें पुनः शुरू कर दिया, इन्हें पुनः शुरू कर दिया। फिर लिखे अगली पंक्ति में, बालाजी राघवनवाद 1996 में, बालाजी राघवनवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारों को वैधता प्रदान करते हुए, इन पुरस्कारों को वैधता प्रदान करते हुए यह निर्णय दिया, इन पुरस्कारों को वैधता प्रदान करते हुए यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 18 उपाधियों, अनुच्छेद 18 उपाधि, उपाधि लिखें, अनुच्छेद 18 उपाधि, कोष्टक में लिख लें टाइटल, को निषेधित करता है, उपाधि को निषेधित करता है। जबकि उक्त पुरस्कार, जबकि उक्त सम्मान पुरस्कार कोष्टक में लिख लें अवार्ड की श्रेणी में आते हैं, अवार्ड की श्रेणी में आते हैं। अतः ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, अतः ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 18 है। फिर लिखें आप, एक लाइन छोड़ के लिखें, अनुच्छेद 18(2) केवल नागरिकों पर लागू होता है, अनुच्छेद 18(2) केवल नागरिकों के लिए प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 18(3) केवल विदेशियों के लिए प्रावधान लागू करता है, केवल विदेशियों के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 18(2) केवल नागरिकों के लिए प्रावधान निर्धारित करता है, वहीं अनुच्छेद 18(3) केवल विदेशियों पर लागू होता है, केवल विदेशियों पर लागू होता है। ठीक है, आज हमने आर्टिकल 17 और 18 को पढ़ा है। समानता का अधिकार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। स्वतंत्रता के अधिकार को हम कल अगली क्लास में फिर पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से शुरू करेंगे और क्रमिक रूप से आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22 हम आगे पढ़ेंगे। तो कल अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।